नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज़ चली हुई है उसकी आज ये 4th वीडियो है। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय आय। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हम पहले जो इकोनॉमिक्स का जो सिंपल लेवल है, जो बेसिक लेवल है, उसको लेके चल रहे हैं। साथ में आगे जो इसका एडवांस लेवल होगा उसको भी हम कवर करेंगे, तो आप साथ में बने रहें। आपको जो है जो आगे एडवांस लेवल होगा वो भी जो है देखने को मिलेगा। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक जो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो बेसिक रहा है इस चैप्टर का, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, नेशनल इनकम, उन सभी के ऊपर जो है डिटेल में बात की है। अगर आप जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको भी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के जो हैं वो हैंड रिटन नोट्स परचेज हो जाएंगे मिनिमम चार्जेस के ऊपर। उनकी पीडीएफ जो आपको मिलेंगी, यहाँ पर हमने 6 सब्जेक्ट लिखे हैं, बट लगभग आपको अदर जो सब्जेक्ट हैं वो भी जो इसमें मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर जो कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपको वहाँ पर डेमो भी देखने को मिल जाएगा। आगे हम चैप्टर देखते हैं। राष्ट्रीय आय मतलब जो किसी देश के विकास का जो है आर्थिक सूचक होती है। हम आजकल जो पर कैपिटा इनकम होती है उसके अकॉर्डिंगली जो राष्ट्रीय आय है उससे देश के डेवलपमेंट को जो है जज करते हैं। तो जो पर कैपिटा इनकम जितनी अधिक होगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट हम देखें राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, नेशनल इनकम अकाउंट सिस्टम। तो जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है वो जो आंकड़े हैं उनको तैयार करती है। तो जो इसके प्रतिपादक हैं वो राव को कहा जाता है, जिन्होंने साइंटिफिक विधि से नेशनल इनकम का प्रतिपादन किया था। तो ये बातें हमने पहले भी कही हैं। साथ में हम कहें कि जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है वो डिफरेंट जो भी क्षेत्र होते हैं उन सभी से संबंधित जो राष्ट्रीय आय निकलती है उन सभी के आंकड़ों को एकत्रित करती है। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे व्यक्तिगत प्रोज्य आय और राष्ट्रीय प्रोज्य आय। व्यक्तिगत प्रोज्य आय को हम यहाँ पर एक क्वेश्चन से समझेंगे कि व्यक्तिगत व्यय योग्य प्रोज्य आय का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपको दिए हैं। व्यक्तिगत आय मानिस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय मानिस अप्रत्यक्ष कर, सकल आय मानिस सकल कर, सार्वजनिक आय मानिस सब्सिडी। जब हम व्यक्तिगत लेवल की आय की बात करते हैं तो उसमें हम जो प्रत्यक्ष कर होता है उसको डिपॉजिट करवाते हैं, उसको जो हम उसकी अदायगी करते हैं। तो जो पर्सनल डिपोजिबल इनकम होती है, व्यक्तिगत प्रोज्य आय होती है, वो क्या होती है? तो आप यहाँ पर आंसर में देख सकते हैं। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद जो आय लोगों के पास शेष बचती है उसको हम व्यक्तिगत प्रोज्य आय कहते हैं। मतलब ऐसी राशि जिसका हम निवेश भी कर सकते हैं और हम उसका जो है बचत भी कर सकते हैं। निवेश मतलब हम जो है अपनी जो धनराशि है उसको अधिक बढ़ाने के लिए जो हम कहीं पे जो उसको इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हम स्वतंत्र होते हैं। और जो नेशनल डिपोजिबल इनकम होती है, राष्ट्रीय प्रोज्य आय, उसका मतलब भी बिल्कुल सेम होता है। उसमें भी हम जो कुल आय होती है उसमें डायरेक्ट टैक्सेस और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका भुगतान करने के बाद जो शेष राशि बचती है उसको प्रोज्य आय में लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की जो है पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार या फिर पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है वो अन्य राज्यों से अधिक है। और हम लोएस्ट पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बिहार की जो है सबसे कम पर कैपिटा इनकम है। और हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो जो दिल्ली है उसकी पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी देश की आर्थिक वृद्धि होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है जो उसके देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होता है, मतलब जीडीपी की बात इसमें होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ने, एनएसएसओ ने, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने, नौरोजी एवं सिराज या फिर उपयुक्त सभी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, नौरोजी एवं सिराज ने। जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसकी स्थापना जो है 1950 में हुई है और जो सीएसओ है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसकी स्थापना 1951 में
हुई है। बट हम स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने जो राष्ट्रीय आय थी उसकी बात कही थी। बट उसके बाद काफ़ी जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी जो है इसके ऊपर अपने सर्वे जो है वो दिया था, अनुमान अपने लगाए थे। तो उसमें जो नौरोजी एवं सिराज वो भी उसमें शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपको दिए हैं 4 अगस्त 1949 में, 4 अगस्त 1951 में, 4 अगस्त 1960 में या फिर 4 अगस्त 1966 में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949 में जो है फर्स्ट टाइम जो राष्ट्रीय आय समिति थी उसका गठन किया गया था और उसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे। उनकी जन्म दिवस के ऊपर ही जो अभी जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वे NSSO की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 1950 में। जो NSSO है उसका मुख्य कार्य जो सर्वे होते हैं देश के डिफरेंट फील्ड के उन सभी को जो है वो प्रोवाइड करवाता है और उसकी जो स्थापना है वो 1950 में हुई है। और जो CSO है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय उसकी स्थापना 1951 में हुई है। तो दोनों डेट्स जो आपको पता होना चाहिए। CSO और NSSO दोनों जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दोनों आधारों के ऊपर की जाती है। जो करंट प्राइजेस होते हैं और जो फिक्स प्राइजेस होते हैं दोनों को जो है इसमें देखा जाता है। जो चालू मूल्य होते हैं, जो करंट प्राइजेस होते हैं, इसका मतलब होता है कि हम जब कंपैरिजन जैसे 2021 का कंपैरिजन 2020 के साथ कर रहे हैं, मतलब हम करंट प्राइजेस के साथ जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। और जो स्थिर मूल्यों का मतलब होता है कि जो हमारा आधार वर्ष होता है, बेस ईयर होता है, जैसे अभी 2017 और 18 का जो आधार वर्ष चला हुआ है उसके साथ जब हम 2020 या 21 को कंपैरिजन करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो स्थिर मूल्य है उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी विकासशील देश होते हैं जैसे इंडिया है उन सभी की जो फिक्स प्राइस है उनके आधार पर गणना जो है सबसे जो उचित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? ऑप्शन आपको दिए हैं, सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादनकारों का योगफल, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों का अधिशेष, निर्यात में से आयात घटाकर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उस देश में जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। साथ में जो विदेशों में भारतीयों द्वारा पैसा कमाया होता है उसको भी जो हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम GNP बोलते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन इक्वल टू किसके बराबर होता है? अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट ढंग से पढ़ा होगा तो आप जो आराम से जो है इस पार्ट का आंसर दे सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए हैं, PCI मतलब पर कैपिटा इनकम, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम या फिर GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी NNP। आप फर्स्ट पार्ट को जो है ध्यान से देखें, वहाँ से जो आपको ये सारी बातें डिटेल में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है? ऑप्शन आपको 4 दिए हैं। फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड जिसे हम उत्पाद विधि बोलते हैं, इनकम मेथड जिसे हम आय विधि बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड जिसे हम व्यय विधि बोलते हैं और लास्ट है इन्वेस्टमेंट मेथड जिसे हम निवेश विधि बोलते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय है उसको मापने की 3 विधि हैं जिसे हमने आपको बताया है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट मेथड, क्योंकि जो निवेश विधि है वो उसमें शामिल नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।